पहले मतलब हम यहाँ पे अब इसके पढ़ेंगे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स and nitrates of alkali metals। जिस तरह अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड थे, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन किया था तो हाइड्रोक्साइड बना था, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया था तो ऑक्साइड बना था। अब क्वेश्चन है कि इसके कार्बोनेट्स कब बनेंगे, इसके बाइकार्बोनेट्स कब बनेंगे, और इसी तरह इसके नाइट्रेट्स कब बनेंगे। इस रिएक्शन से स्टार्ट करने से पहले आप ये कुछ जनरल पॉइंट्स नोट कर दें पहले उसके बाद हम ये डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। कल हमने एक सीरीज पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा था, ठीक है, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने इस तरह बात डिस्कस की होगी फर्स्ट ईयर में कि सबसे ऊपर लिथियम था, यहाँ पे हाइड्रोजन था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो 0 वोल्ट थी, याद है ना सबको, हाइड्रोजन की, और नीचे आके आपको फ्लोरीन मिल रहा था, मतलब जिसकी वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा थी। मतलब हाइड्रोजन से नीचे जब आप वो वैल्यू देखोगे तो आपको वो वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी, और हाइड्रोजन से वो जब ऊपर आप वैल्यू देखोगे तो आपको वो वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी। कुछ इस तरह सिचुएशन होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं कि हाइड्रोजन से ऊपर के जो वैल्यूज है ना वो नेगेटिव है, और इस जगह पे जब आप वो एटम देखोगे ना तो आपको ज्यादातर ग्रुप नंबर फर्स्ट के और ग्रुप नंबर सेकंड के मेटल्स मिलेंगे, मतलब सीजियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह, वो आपको सब जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर मिलेंगे। तो ये बात याद रखें ना कि हाइड्रोजन से जब ऊपर है तो वहां से मुझे एक ये वाला पॉइंट समझ में आता है कि ऑलवेज, ये बात याद रखें कि ऑलवेज अल्कली मेटल, फिलहाल हम अल्कली मेटल डिस्कस करते हैं, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ये दोनों की प्रॉपर्टी होगी। ऑलवेज अल्कली मेटल्स रिप्लेस एसिडिक हाइड्रोजन, ये उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है अल्कली मेटल की, तो इस पॉइंट को गौर से नोट कर दे, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या है, ऑलवेज रिप्लेस एसिडिक हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि ये HCl है, तो HCl आप सबको पता है कि हाँ ये एसिड है, HCl इज एसिड, और HCl में जो एसिडिटी वाली प्रॉपर्टी है ये किधर से आई है, तो आप कहोगे कि यहां पे जो हाइड्रोजन है दिस वन इज अ एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की वजह से ये क्या है, ये एसिडिक है। सो इस हाइड्रोजन को हम नाम देते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। देखिए ऊपर वाले पॉइंट का ये मतलब है ना कि अगर आप कोई भी एसिड लोगे, कोई भी एसिड, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे HCl लिया जिसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, और उस एसिड के साथ अगर आप अल्कली मेटल का रिएक्शन करवा रहे हो, लेट सपोज मैं सोडियम करवा रहा हूं, आप पोटेशियम ले ले, आप सीजियम ले ले, रुबीडियम कोई भी ले ले, तो ये उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा, और ये हाइड्रोजन एज अ गैस यहां से चला जाएगा। अभी समझ आ गई? तो इसलिए हम कहते हैं कि अल्कली मेटल जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने ऊपर हेडिंग दिया है ना, कार्बोनेट जब इसके बनते हैं या बाइकार्बोनेट्स बनते हैं या जो इसके नाइट्रेट्स बनते हैं, ये सारे कंपाउंड एक्चुअली इस प्रॉपर्टी की वजह से बनती है। अगर अल्कली मेटल्स में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, अगर वो एक एसिडिक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस ना कर सकता हो तो उसके ये ऊपर वाले कंपाउंड्स नहीं बनते,
और ये रिप्लेस क्यों करेगा, तो वो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बता दिया कि जिसकी भी वैल्यू नेगेटिव हो ना, मतलब जिसकी भी वैल्यू कम हो, तो वो हाई वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। तो अब मुझे एक बात बता रही है, नेगेटिव वैल्यू कम है या ये जीरो वैल्यू कम है? नेगेटिव कम है, तो इसलिए वो एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। अच्छा, इसका आप पहले एक एक जर्नल रिएक्शन लिखोगे। लेट सपोज मैं पहला लिख रहा हूं कि इसके जो बाइकार्बोनेट्स बनते हैं, बाइकार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स का जर्नल फार्मूला क्या होगा? बाइकार्बोनेट्स HCO3 को हम बाइकार्बोनेट्स कहते हैं। आपने सोडियम बाइकार्बोनेट्स का नाम तो सुना होगा ना। और इसके ऊपर क्या सा चार्ज होता है? ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज होता है इस होल मॉलिक्यूल के ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट्स। और एक है मेरे पास कार्बोनेट्स, एक मेरे पास क्या है? दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स का क्या फार्मूला है? CO3 और होल कौन सा चार्ज होगा? -2 चार्ज होगा। ठीक है, तो दिस इज कार्बोनेट्स एंड दिस इज बाइकार्बोनेट्स। ओके, अब आपका अगर ये क्वेश्चन है कि ये बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स किस तरह बनते हैं, तो यहां पे जर्नली फिलहाल नोट कर दे। आपने एक नाम तो सुना होगा, कार्बोनिक एसिड। जो बारिश का पानी होता है, कार्बोनिक एसिड, इसका नेचर क्या है? देखो, नाम से ही पता चल रहा है, कार्बोनिक एसिड। एसिडिक इन नेचर है ना, मतलब, लेकिन वीक एसिड है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है। तो अगर एक हाइड्रोजन उससे चला जाता है तो एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो एक नेगेटिव आ जाएगा। और अगर दूसरा हाइड्रोजन भी इससे चला जाता है तो दो नेगेटिव बन जाएंगे। समझ आ गई ना? तो एक्चुअली जो कार्बोनेट्स है या बाइकार्बोनेट्स है, ये किधर से बनते हैं कि अगर आप कार्बोनिक एसिड से हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस, मतलब डिसॉल्व कर ले, या वो हाइड्रोजन को डोनेट कर दे। अगर एक हाइड्रोजन को डोनेट कर दे तो क्या बनेगा? बाइकार्बोनेट्स बनेगा। और अगर दो हाइड्रोजन को डोनेट कर दे तो क्या बनेगा? फिर कार्बोनेट्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक जर्नल रिएक्शन नोट कर दे। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन है कि अल्कली मेटल्स एक्चुअली आपके पास कार्बोनेट्स भी बनाते हैं और बाइकार्बोनेट्स भी बनाते हैं। और ये किस तरह बनाते हैं? अभी मैंने आपको बता दिया कि इसका जो इनिशियल कंपाउंड है बनता किससे है? कार्बोनिक एसिड से बनता है या नहीं? कार्बोनिक एसिड से बनता है। और अभी मैंने ऊपर आपको ये वाला पॉइंट भी बता दिया कि अल्कली मेटल्स में ये एबिलिटी मौजूद है, चाहे आप जो भी अल्कली मेटल लोगे, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, अल्कली मेटल्स में आपके पास ये एबिलिटी मौजूद है कि वो एक एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। इसी तरह है। तो अगर ये एक हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस कर दिया तो एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन की जगह पे मैं इस तरह लिख सकता हूं, लिथियम बाइकार्बोनेट। देखिए, एक हाइड्रोजन को उसने रिप्लेस कर दिया और हाइड्रोजन एज अ गैस चला गया। अगर आप इस कार्बोनिक एसिड के साथ सोडियम का रिएक्शन करवा रहे हो ना, तो तब जाके यहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट्स बनेगा। अगर आप पोटेशियम का रिएक्शन करवा रहे हो तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स बनेगा। अगर रुबीडियम का करवा रहे हो तो रुबीडियम बाइकार्बोनेट्स बनेगा। और अगर सीजियम का करवा रहे हो तो सीजियम बाइकार्बोनेट्स बनेगा। इट्स ओके, अब क्लियर हो गया कि ये बाइकार्बोनेट किस तरह बनते हैं। कि अगर अल्कली मेटल का रिएक्शन आप कार्बोनिक एसिड के साथ करवा दे
और अगर वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो ये क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट बनेगा। लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट एंड सीजियम बाइकार्बोनेट। लेकिन क्या आपको कंफर्म पता है कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा? नहीं, ये तो दो भी कर सकता है ना, बिकॉज दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है। और मैंने आपको ऊपर ये मेंशन नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ बताया है कि एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। एसिडिक हाइड्रोजन चाहे जितने भी हो, एक भी कर सकता है, दो भी कर सकते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं, अगर ये दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे एट द सेम टाइम, तो हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो अगर दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो फिर दो लिथियम आ जाएंगे, तो इसको हम क्या नाम देंगे? दिस इज का लिथियम कार्बोनेट। ये क्या होगा? दिस इज का लिथियम बाइकार्बोनेट। सो अब क्लियर? अगर आप सोडियम का रिएक्शन करवा रहे हो तो सोडियम दो हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता है, तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, इसी तरह सीजियम रुबिडियम कार्बोनेट्स बनेगा। अभी समझ आ गई? और इसी तरह सीजियम कार्बोनेट्स बनेगा। तो सिंपल कंसेप्ट क्या है कि व्हेन अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद कार्बोनिक एसिड, तो इससे आपके पास बाइकार्बोनेट्स भी बनते हैं बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन, और इससे आपके पास कार्बोनेट्स भी बनते हैं बाय रिप्लेसिंग टू हाइड्रोजन। सो क्लियर है आपके पास ये पॉइंट्स? अच्छा, अब ये मैंने आपको कार्बोनिक एसिड का बताया, लेकिन नाइट्रेट्स का अगर देखें तो नाइट्रिक एसिड का नाम आपने सुना होगा। नाइट्रिक एसिड का नाम HNO3 इज अ नाइट्रिक एसिड। तो अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं, मैं अगर लिथियम का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवा दो, तो एक बात बता रहे मुझे, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? तो इसको भी तो रिप्लेस कर सकता है ना। तो ये आपके पास बनेगा, दिस इज लिथियम नाइट्रेट। इसी तरह अगर आप सोडियम का रिएक्शन करवा दे तो सोडियम नाइट्रेट, अगर आप पोटेशियम का करवा दे तो पोटेशियम नाइट्रेट, इसी तरह अगर आप रुबिडियम का करवा दे तो रुबिडियम नाइट्रेट, और इसी तरह सीजियम नाइट्रेट हो जाएगा। सही है? तो अब आपके पास ये नाइट्रेट्स बने, उसने भी एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। कार्बोनेट्स बने, फिर भी एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, और अगर बाइकार्बोनेट्स बने फिर भी एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन क्या आता है, अगर आप इसी तरह ग्रुप नंबर 1 में देखें तो ये रिएक्शन ग्रुप नंबर 1 में नहीं गिवन है, बस जस्ट लिखा है कि ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं। लेकिन जब आप एक्सरसाइज में चले जाए तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मिलेगा। अभी ठीक है? तो यहां पे देखो, इस तरह रिएक्शन आपके बुक में नहीं लिखे, लेकिन इससे देखो क्वेश्चन क्या आता है। अगर आप उसमें देखें ना एक्सरसाइज में, तो आपको एक इस तरह क्वेश्चन मिलेगा कि वाई कार्बोनेट्स, यानी वाई थर्मल स्टेबिलिटी of carbonates and nitrates, चाहे जो भी हो, कार्बोनेट्स हो, बाइकार्बोनेट्स हो, नाइट्रेट्स हो, जो भी हो, are increases down the group अब ये क्वेश्चन आपने एक्सप्लेन करना है। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। ये तो मैंने एक ही ग्रुप में आपसे ये क्वेश्चन किया कि नीचे जब आप आओगे तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज में देखो तो वहां पे आपको फिर ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का कंपैरिजन गिवन है। लिखा है कि ग्रुप फर्स्ट के कार्बोनेट जो है वो ग्रुप 2 से ज्यादा स्टेबल है। ये क्यों?
तो फिर वो क्वेश्चन जब हम ग्रुप सेकंड डिस्कस करेंगे तो वहां पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ज्यादा स्टेबल है। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन को देखें कि ये कार्बोनेट्स हुए या नाइट्रेट्स हुए, जो भी है, ये जब आप ग्रुप के नीचे आ रहे हो तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है। अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल आपको बता दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि लेट सपोज एक आपके पास लिथियम कार्बोनेट है और फॉर एग्जांपल एक आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, मैंने जस्ट एक कार्बोनेट का एग्जांपल लिया, इसी तरह आप बाकी भी लिख दे। अगर आप इसको हीट दोगे ना तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, लिथियम ऑक्साइड बना देगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ये ब्रेक हो जाता है, हीट से ब्रेक हो जाता है। जब आप इसको हीट दोगे तो ये भी हीट से ब्रेक हो जाता है, सोडियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, दोनों हीट से ब्रेक हो जाते हैं। इसी तरह पोटेशियम वाला भी ब्रेक हो जाता है, लेकिन फर्क क्या है कि जब आप इसको हीट दोगे तो ये 60 डिग्री पे जब टेम्परेचर पहुंच जाता है तो ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन इसको ब्रेक करने के लिए 600 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। इसी तरह पोटेशियम वाला अगर आपने ब्रेक करना है तो इसके लिए तकरीबन 900 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। इसी तरह बाकी वाले के लिए तकरीबन 1200 चाहिए और बाकी के लिए 1600 तकरीबन चाहिए। तो अब आप जरा खुद देखें कि ऊपर वाला आसानी से डिकम्पोज होता है या नीचे वाला आसानी से डिकम्पोज होता है। आप देखिए इस क्वेश्चन को आपने देख लिया कि ऊपर वाला आसानी से डिकम्पोज होता है, नीचे वाला मुश्किल से होता है। तो क्वेश्चन भी आपको ये कह रहा है कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ये क्यों? नीचे वाला हीट ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है, ऊपर वाला नहीं कर सकता। तो इसके दो रीजन होंगे, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन के दो रीजन होंगे। पहला रीजन तो देखो आपको डायरेक्ट क्लियर नजर आता है, पहला रीजन तो क्लियर है। रीजन नंबर 1 जरा देखें, क्या रीजन नंबर 1 में इस तरह लिख सकता हूं कि आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू थर्मल स्टेबिलिटी। ये माइक्रोफोन बंद कर दें। आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू थर्मल स्टेबिलिटी। नीचे वाले में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है या ऊपर वाले में ज्यादा है? नीचे वाले में ज्यादा है। तो आयनिक बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता है या कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है? आयनिक बॉन्ड किस तरह आसानी से ब्रेक होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो पहला रीजन आपने ये मेंशन करना है कि नीचे वाला जब आप आओगे तो उसमें एक्चुअली आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होने की वजह से जितना आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली वो थर्मली ज़्यादा स्टेबल होगा। आपने उसको ज़्यादा हीट देना है तब जाके ये डिकम्पोज होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो आपने लिखना है पोलराइजिंग पावर का। याद है पोलराइजिंग पावर? पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू थर्मल स्टेबिलिटी। बस जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, ये बात याद रखें, तो वो थर्मल स्टेबिलिटी उसकी कम होगी। जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। चले मैं इन दो से आपको जरा एक्सप्लेन करवा देता हूं। एक मैं यहां पे लिथियम कार्बोनेट लेता हूं और नीचे आके मैं यहां पे सीजियम कार्बोनेट्स लेता हूं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज दोनों में सेम है क्योंकि पोलराइजिंग पावर हम कैटायन के लिए डिस्कस कर रहे थे।
तो एक नेगेटिव चार्ज यहां पे और यहां पर भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन जब केटाइन को आप देखें ना तो केटाइन यहां पे स्मॉल है और यहां पे केटाइन बड़ा है। तो अब खुद मुझे बता दें कौन सा पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। फिर सोचें, लिथियम वाला। पोलराइजिंग पावर हमने ये फैक्टर लिखा था ना कि जो स्मॉल केटाइन होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो ये एक्चुअली, और पोलराइजिंग पावर हम किसे कहते थे, डिस्टर्बेंस को कहते थे। ये इसको ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, ये इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो एक बात मुझे बता रहे कि अगर एक चीज को ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है तो वो आसानी से डिकम्पोज होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो यहां पे अनस्टेबल है, क्योंकि ये केटाइन उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये उससे अलग होने की कोशिश करेगा क्योंकि डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन ये सीजम वाला उस केटाइन को, उस एनाइन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो जब डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो वो आराम से पड़ा होगा, वो उससे अलग नहीं होगा क्योंकि वो दोनों खुश है। लेकिन ये स्मॉल जो केटाइन है वो इस नेगेटिव चार्ज को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो उसके साथ खुश नहीं है। तो दैट्स वाई वो आसानी से डिकम्पोज होगा। तो इस तरह क्वेश्चन के आपने ये दो रीजन देने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि नीचे आओगे तो पोलराइजिंग पावर कम होगा। इसका एक्चुअली स्मॉल केटाइन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इसका पोलराइजिंग पावर जो है वो कम है। तो जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उतनी ही थर्मल स्टेबिलिटी आपके पास कम होगी। सो इट इज क्लियर। एमसीक्यूज के लिए ये ट्रिक्स जरा थोड़ा सा नोट कर दें कि अगर आपसे सोल्युबिलिटी का पूछे, सोल्युबिलिटी का, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि ए बी है और यहां पे कहता हूं कि सी डी है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि फॉर एग्जांपल ए ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में या बी ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि सॉल्युबिलिटी आपने किस तरह कंपेयर करनी है, आपको पता किस तरह चलेगा कि कौन सा कंपाउंड वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा और कौन सा कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के लिए याद रखिए कि हमेशा एक केटाइन होगा एक एनाइन होगा। ये जनरल डिस्कशन है, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। बस ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या कोई प्रॉपर्टी का हेडिंग चलो दे सकते हैं, सॉल्युबिलिटी का हेडिंग दे दे। अगर मैं आपसे कहूं कि चले मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज बताता हूं कि लिथियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है या सीजियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है। दिस इज एमसीक्यूज फर्स्ट। ये ठीक है, ये तो कल हमने ठीक है डिस्कस किया था। लेकिन अगर कोई मुश्किल आ जाए, मैं आपको बताता हूं कि बेरिलियम सल्फेट ज्यादा सॉल्युबल है या बेरियम सल्फेट ज्यादा सॉल्युबल है। या लेट सपोज मैं आपसे पूछूं कि लिथियम क्लोराइड ज्यादा सॉल्युबल है या सीजियम क्लोराइड ज्यादा सॉल्युबल है। इस तरह एमसीक्यूज हो ना, तो फिर आपने इसका पता किस तरह लगाना होगा। अब देखिए ये तो इजी है कि हाँ ये ज्यादा सॉल्युबल है। कोई मुश्किल सा आ जाए तो फिर किस तरह पता लगाना होगा। अब ये आप सबको पता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इससे मिलके बने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इससे मिलके बने हैं सारे। तो सॉल्युबिलिटी के रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यूज आ जाए और आपसे पूछे कि विच वन इज सॉल्युबल, विच वन इज इनसॉल्युबल, ठीक है, विच वन इज सॉल्युबल या विच वन इज इनसॉल्युबल, तो आपने यहां पे ये दो बातें याद रखनी है। ट्रिक्स क्या है, पहला पॉइंट याद रखिए कि साइज डिफरेंस, अगर साइज डिफरेंस का आंसर बड़ा आ जाता है, लार्ज, तो आप डायरेक्ट समझ जाए कि हाँ दिस इज मोर सॉल्युबल, ये कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल है।
और साइज डिफरेंस का आंसर बड़ा कब आएगा? कि आपके पास केटाइन बहुत बड़ा हो और एनाइन छोटा हो, तो आंसर बड़ा आता है या नहीं आता? डिफरेंस, साइज डिफरेंस। डिफरेंस का क्या मतलब है? कि एक दूसरे से माइनस करे। समझ आ गई? या इस तरह अगर हो कि केटाइन छोटा हो और एनाइन बहुत बड़ा हो, तो इन दोनों से आंसर डिफरेंस अगर आप ले ले, साइज डिफरेंस ले ले, तो आंसर बड़ा आएगा ना, लार्ज वैल्यू आएगी ना। समझ आ गई? और अगर लेट सपोज साइज डिफरेंस का आंसर कम आया, अगर साइज डिफरेंस का आंसर छोटा आया, स्मॉल, तो आप डायरेक्ट समझ जाए कि हाँ दिस इज लीस्ट सॉल्युबल, या इनसॉल्युबल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सरीम अपना माइक्रोफोन बंद कर दें। और साइज डिफरेंस का आंसर छोटा कब आएगा? कि या तो दोनों के साइज छोटे छोटे हो, मतलब 3:2, तो आंसर डिफरेंस क्या आता है? उसकी वैल्यू कम आती है। या दोनों का आंसर बड़े, उसका दोनों का साइज बड़े बड़े हो, तो फिर भी देखिए आंसर छोटा आ रहा है ना, साइज डिफरेंस का आंसर फिर भी छोटा आएगा ना। यस सर। ओके, अब क्वेश्चन ये है, ये बात भी नोट कर दे अपने पास, कि स्मॉल केटाइन कौन से होते हैं जो के छोटे चार्जेस हो। तो वो आप सबको पता है कि जो ग्रुप के टॉप पे हो, लिथियम छोटा है, बेरिलियम छोटा है, सोडियम छोटा है, मैग्नीशियम छोटा है। अगर मैं आपसे कहूं कि लार्ज केटाइन कौन से होते हैं, तो जो ग्रुप के नीचे हो, तो आप मुझे बता सकते हैं सीजियम बड़ा है, बेरियम बड़ा है। चले मैं आपसे कहूं कि स्मॉल एनाइन कौन से होते हैं, तो जो ग्रुप के टॉप पे हो एनाइन नेगेटिव, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, OH, ऑक्सीजन, इसी तरह। और लार्ज एनाइन जिसपे नेगेटिव चार्ज हो लेकिन बड़े हो, तो वो जो ग्रुप के नीचे होते हैं, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, इसी तरह देखो बहुत ज्यादा एटम्स है। तो इसी तरह इसके आंसर जो है, इसके साइज बड़े होते हैं। अब जरा खुद इधर चेक करें, लिथियम का साइज छोटा और OH का साइज भी छोटा, और सीजियम का साइज बड़ा और OH का साइज छोटा, तो कहां पे साइज डिफरेंस बड़ा आएगा? कौन सा ज्यादा सोल्युबल है? यस। चले इसको देखें, बेरिलियम का साइज छोटा, सल्फेट का साइज बड़ा, और यहां बेरियम भी ग्रुप के नीचे है, तो इसका भी साइज बड़ा और सल्फेट का भी साइज बड़ा। तो कहां पे डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, साइज डिफरेंस? तो दिस वन इज मोर सॉल्युबल। अभी समझ आ गई? चले इधर देखिए, लिथियम का साइज छोटा, क्लोरीन का साइज छोटा, सीजियम का साइज बड़ा, क्लोरीन का साइज छोटा। विच वन इज मोर सॉल्युबल? बी ऑप्शन। सो इट्स क्लियर कि हाउ टू आइडेंटिफाई सॉल्युबिलिटी, क्योंकि आप हर एक की वैल्यू तो याद नहीं कर सकते कि कौन सा ज्यादा सॉल्युबल। तो ये एक छोटा सा ट्रिक्स नोट कर दें कि जब भी साइज डिफरेंस बड़ा आएगा तो वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, साइज डिफरेंस कम आएगा तो वो जो है वो लेस सॉल्युबल होगा।